हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने मिक्सचर्स और उनके टाइप्स को देखा था। अब एक एक करके इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सोल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड को डील करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2। सबसे पहले टाइप का मिक्सचर है सोल्यूशन। सो व्हाट इज अ सोल्यूशन? एक सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर मतलब जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, यह हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सो अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपने 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच नमक डाल दिया, दोनों चीजें बड़े अच्छे से घुल जाएंगी। अब ये बन गया एक होमोजीनस मिक्सचर। ओके, लेमनेड, सोडा वाटर एटसेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। इनको हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। लेमनेड में भी आप देखोगे नींबू पानी में ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखता है, ना ऊपर अलग, ना बीच में अलग, ना नीचे अलग, और टेस्ट भी एक जैसा होता है अगर आपने शक्कर को अच्छे से घोल दिया हो तो। अब शक्कर नीचे बेटा ग्लास में छोड़ दोगे तो नीचे ज्यादा मीठा लगेगा, ऊपर कम लगेगा। अगर उसको आपने अच्छे से मिक्स किया है तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा स्वाद आएगा। अब हम ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होता है। सॉल्यूशन नाम सुनते ही हमेशा लिक्विड का, हमें हमेशा लिक्विड का ही ध्यान आता है, बट ऐसा होता नहीं है। सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड लिक्विड भी होता है, सॉलिड गैस भी होता है। उसके बाद आगे चलो फिर हम और देखेंगे, अभी इतना ही देखते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन होता है अलॉय। ओके, अब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? पानी में आपने नमक डाल दिया, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो अभी अलॉय पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में, अभी सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ऐसे अगर आप गैस की ही बात करें और सॉलिड की बात करें तो जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में है, या फिर जो स्मोक है या क्लाउड्स हैं, ये भी चीजें अगर आप एक तरीके से देखो तो सॉलिड गैस में एक तरीके से यूनिफॉर्मली बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सॉलिड गैस सॉल्यूशन की बात हो जाती है, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत बात कर रहे हैं स्मोक वगैरह की। ओके, अब अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में अलॉय आता है। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो हमारी जो इतनी बड़ी सी एनसीईआरटी है उसमें यहां छोटा सा जो पहला पेज है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस सेकंड पन्ने में यहां छोटा सा एक येलो बॉक्स में अलॉय के बारे में दिया हुआ है। या अलॉय के बारे में हमने देखा भी होगा कि अलॉय के बारे में उन्होंने दिया हुआ है वहां पे येलो कलर के छोटे से बॉक्स में। अलॉय क्या होता है वो आगे अभी हम थोड़ी ही देर में डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। लेमनेड ऊपर बीच में नीचे हर जगह एक जैसा टेस्ट देता है, ठीक है। और बाकी अब दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार कि सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बार पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा आ गया मैटर जो कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न, अलॉय। अलॉय जो है दे आर द मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब ये कि आपने 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिला दिया है, या फिर आपने मेटल और नॉन मेटल को साथ में मिलाया हुआ है, ठीक है। या तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिलाया है, या फिर मेटल और नॉन मेटल को साथ में मिला दिया है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं अलॉय। अब क्या है कि ये चीजें तो होती हैं सॉलिड, बट हम क्या करते हैं, इनको पिघला देते हैं, पिघलाने के बाद इनको मिक्स कर देते हैं, साथ में अच्छे से घोल देते हैं और सॉलिडिफाई करा देते हैं, तो ये अलॉय बन गया। बट एक्चुअल में तो मटेरियल सॉलिड था ना, जिसको भले ही पिघलाने के बाद हमने मिलाया हो, बट सॉलिड तो था वो, तो इसलिए इनको सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं। अलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical method। physically आप separate नहीं कर सकते कि आपने ये सोचा हम तोड़ के आधा अलग कर दें, आधा अलग कर दें, या क्रश करके उसमें से बीन लें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपको केमिकल मेथड्स पे जाना पड़ेगा इनको अलग करने के लिए। आप फिजिकली ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते उनको, ठीक है। बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर
because it shows the property of its constituents and can have variable composition. अब इसलिए भी हम इसको मिक्सचर बोलते हैं। वैसे हम पता है क्या बोलते हैं, मिक्सचर को आप कभी सेपरेट, मतलब मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से आराम से सेपरेट कर सकते हो। हर मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से आराम से सेपरेट कर सकते हो। और एक और खास बात होती है मिक्सचर की कि उसमें जितनी भी चीजें मिली होती है ना, वो उन सबकी प्रॉपर्टी शो करता है। अब भाई मैं पानी में अगर नमक और शक्कर डालूंगा तो पानी में नमकीन स्वाद भी आएगा, शक्कर का मीठा स्वाद भी आएगा। ऐसा तो है नहीं मिलके कुछ अलग ही स्वाद बन गया। उन दोनों का स्वाद मुझे थोड़ा थोड़ा आएगा। इसका मतलब भले ही वो मिक्सचर में मैंने सबको मिला दिया हो, बट फिर भी शक्कर और नमक का स्वाद मुझे आ रहा है। शक्कर और नमक का स्वाद मुझे आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी शो हो रही है। यही तो मिक्सचर की खासियत है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। और दूसरी चीज, फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है। बट यहां पे क्या हो रहा है, अलॉय को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। अगर आपने उसमें लोहा मिलाया होगा या कुछ मिलाया होगा तो वो थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रास को आप जानते हो, पीतल, जो पीतल होता है जिसमें घरों में जो मूर्तियां होती हैं भगवान की, वो भगवान की मूर्तियां जो होती हैं वो ब्रास पीतल से बनी होती है। ठीक है, कई बार जो घंटियां वगैरह होती हैं वो जो हमारे घरों में यूज होती हैं वो पीतल की बनी होती हैं। ठीक है, सो पीतल की कई चीजें, खाने की प्लेट्स वगैरह आती हैं, कढ़ाई वगैरह जो आती थी पहले के टाइम पे, इवन जो कुक करने का वो एक जो बड़ा सा चम्मच जैसा होता है वो भी पीतल का, बहुत सारी चीजें पीतल की यूज होती थी। ठीक है, तो पीतल ये वही है जो 30% जिंक और 70% कॉपर से बना होता है। मतलब कॉपर को पहले पिघलाओ, उसको 70% कॉपर को पिघलाओ और उसमें फिर 30% जिंक अलग से ऐड कर दो और घोल दो, पीतल बन गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के? सॉल्यूशन में एक पार्ट होता है सॉल्यूट, एक पार्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड, जनरली सॉलिड पार्ट होता है। वैसे मैं अभी आपको क्यों जो सॉलिड समझा रहा हूं, वैसे लिक्विड गैस सब हो सकता है सॉल्यूट। ठीक है, बट यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं शक्कर और पानी का। तो शक्कर और पानी की अगर हम बात करें शुगर और वाटर में, तो ये जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट है ना शुगर, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट को सही तरीके से ये डिफाइन किया जाता है कि एक वो चीज जो कम क्वांटिटी में हो और जो घुल रही हो, जो घुल रही हो वो सॉल्यूट, विच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इज सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होगा? वो जो ज्यादा क्वांटिटी में हो और जो घोल रहा हो, जो घुल रही हो वो सॉल्यूट, जो घोल रहा हो वो सॉल्वेंट। सो द वन विच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इज सॉल्यूट एंड द वन विच इज डिसॉल्विंग द अदर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट घोलता है, सॉल्यूट घुलता है। घोलना घुलना में डिफरेंस है ना? सो ये घुल रहा है, ये घोल रहा है, इस चीज को ध्यान रखें। ओके, तो सॉल्यूट कम क्वांटिटी, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी। शक्कर को पानी में मिलाओ, शक्कर सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट। ओके, so next, the component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount is called solvent. देखिए क्या लिखा हुआ है, solvent, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही सेम चीज। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एंड इज कॉल्ड सॉल्यूट, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। ये कम क्वांटिटी में होता है और ये डिसॉल्व होता है। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। आगे एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर में शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। आगे, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अब ये थोड़ा सा फेमस और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल। तो आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को पहली चीज तो हम नाम देते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ओके, आयोडीन सॉलिड, अल्कोहल लिक्विड। आयोडीन को लेके मैंने अल्कोहल में डाला और घोल दिया, तो आयोडीन इसका बन गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है ये एक एंटीसेप्टिक होता है। कहीं चोट लग गई है, कट लग गया है, खरोच आ गई है, तो उसमें कॉटन में थोड़ा सा इसको लेके आप रब कर सकते हो।
दिस इज एन एंटीसेप्टिक, इसको एंटीसेप्टिक की तरह आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आयोडीन को सॉलिड फॉर्म में और अल्कोहल को लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है और उनको साथ में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सो अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं। एयरेटेड ड्रिंक्स, जो अपनी एयरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, वो उसमें क्या होता है, पानी में प्रेशर डाल के CO2 को मिला दिया जाता है। हम चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि गैसेस को प्रेशर डाल के आप पानी में मिला सकते हो। ठीक है, सो एयरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर वगैरह होता है, इसमें हम क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में पानी मिला दिया जाता है। तो गैस है CO2, लिक्विड है हमारा पानी, उसमें प्रेशर डाल के आपने जब CO2 को पानी में मिक्स किया तो वो सोडा वाटर बन गया। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रही है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखें, ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, स्कूल के एग्जाम्स में भी ये चीज आ सकती है कि इन एयरेटेड ड्रिंक्स व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो है वो एक्चुअल में गैस और गैस का ही मिक्सचर है। तो एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, और एयर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है नंबर ऑफ गैसेस का। एयर को भी सोल्यूशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म है ना, कहीं दिख रहा है क्या कि हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, हीलियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है? नहीं, सब एकदम यूनिफॉर्मली एक दूसरे से मिक्स्ड है। तो इसको, एयर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर, एक सोल्यूशन। ओके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है एयर के? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, और बाकी गैसेस जो होती हैं वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, पढ़ चुके हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 to the power -9 मीटर्स। 10 to the power -9 मतलब 0.000000001 मीटर। कितना छोटा, इसलिए उसको 1 नैनोमीटर बोला जाता है। तो सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर होता है डायमीटर में, इसलिए आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज मतलब ऐसी जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट ना लगा हो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बिना लगाए अगर आप उसे देख रहे हो तो उसको बोलते हैं लुकिंग विथ नेकेड आइज या वॉचिंग विथ नेकेड आइज। ओके, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। इतना छोटा पार्टिकल साइज है कि मुझे पानी में नमक घोलने के बाद नमक दिखता थोड़ी है तैरता हुआ, पानी के पार्टिकल्स, नमक के पार्टिकल्स कुछ नहीं दिखते। वो इतना अच्छा यूनिफॉर्म इसीलिए है क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है, वो नेकेड आइज से नहीं दिखता। पहली चीज, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब है? ये हमने एक ग्लास नींबू पानी या नमक पानी ले लिया, यहां से मैंने टॉर्च से लाइट मारी, तो टॉर्च की लाइट मुझे यहां तो दिखेगी, मुझे यहां भी दिखेगी, बट बीच में मुझे टॉर्च की लाइट नहीं दिख रही। बीच में मुझे कहीं भी टॉर्च की लाइट नहीं दिख रही। क्यों? पार्टिकल्स, देखो भाई, टॉर्च को एक मीडियम चाहिए ना, वो लाइट को एक मीडियम चाहिए ना खुद को दिखाने के लिए। क्या होता है, पूरे हमारा जो सोलार सिस्टम होता है वहां बीच में तो कहीं एयर वगैरह कुछ भी नहीं होता ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, तो इसलिए बीच में तो पूरा यूनिवर्स हमें डार्क दिखता है। जैसे अर्थ के अंदर वो एंटर होती है लाइट, तो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और ये सारी चीजें होती हैं। जैसे ही लाइट इनसे टकराती है, इन पार्टिकल से, तो लाइट स्कैटर होती है। स्कैटर होती है मतलब फैलती है। जब लाइट फैलेगी, स्कैटर होगी, तो हमें वो तब दिखेगी। ओके, ये चीज कब नोटिस करी होगी? जब बंद कमरे में एक पतली सी बीम ऑफ लाइट आ रही होगी, धूप आती है। अब तुम अगर अपने बेड पे या सोफे पे बैठे हो, अगर उस पे जोर से हाथ मारोगे तो डस्ट उड़ेगी, तो आप देखना डस्ट के पार्टिकल्स आपको मूव करते दिखेंगे और बीम ऑफ लाइट उन्हीं के कारण हमें दिख रही है, जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि लाइट के रास्ते में अगर कोई आता है तो लाइट उससे टकरा के स्कैटर होती है, और जब वो स्कैटर होती है तो वो चीजों को दिखाती है, विजिबल कराती है। अब वही चीज यहां नहीं हो सकती। पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट उनसे टकरा के स्कैटर ही नहीं होती है, लाइट ऐसी सीधे सीधे निकल जाती है। इसलिए बल्क में यहां पे मैंने सोल्यूशन भर रखा है पूरा, यहां मैंने सोल्यूशन भर रखा है पूरा। अब मुझे बस यहां दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे दिख इसलिए ही नहीं रहा है क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि लाइट स्कैटर नहीं हो रही है। ओके, तो हम इसलिए यहां बोलते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, so the path of light is not visible in a solution. आगे, solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इतना छोटा पार्टिकल है नमक और शक्कर का
कि वो भाई फिल्टर पेपर के थ्रू ही निकल के पास होके चला जाएगा। तो आप सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को चाहो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं अलग अलग कर दूं, आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं। पार्टिकल साइज बड़ा होना चाहिए कि वो फिल्टर पेपर में अटके, जब वो अटक ही नहीं रहा है, नीचे जा रहा है, तो कैसे अलग करोगे, समझे? तो इस वजह से इनको आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। और एक चीज, कभी भी आप अगर अपने सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रखा हुआ छोड़ दोगे तो आपके पार्टिकल्स जो है वो नीचे आपको सेटल होते हुए नहीं दिखेंगे। नीचे पार्टिकल्स सेटल नहीं होते, थोड़ी देर में जो नमक है वो सेटल हो जाए। अगर आप ये सोचो तो नहीं होता नमक सेटल, शक्कर को मिलाओगे नहीं होगा। अरे शुरू में डालोगे तो वो नीचे दिखेगा, बट घोलने के बाद, सोल्यूशन बनाने के बाद हमें पार्टिकल्स नीचे सेटल होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखते। समझ रहे हैं क्यों नहीं दिखते? पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, वो तैरते रहते हैं, नीचे सेटल नहीं होते। ओके, इसीलिए हम सॉल्यूशन को स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं हो रहे। ओके, दैट इज व्हाई अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। ओके, एक सॉल्यूशन स्टेबल होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का। कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से यह बताता है कि हमने एक मतलब सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलाया हुआ है। इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। अब कितना मिलाया है, जितना चाहो आप चेंज कर सकते हो। ये वही चीज हो गई जो पार्ट 1 में आपने दो एक्टिविटीज देखी थी, 2.1 2.2। उसमें एक में कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच डाली थी, दूसरे में कॉपर सल्फेट की 2 चम्मच डाली थी। तो एक में कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच डाली, उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम था। दूसरे वाले में 2 चम्मच डाली, उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा था। इसी को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन ए भी था, सॉल्यूशन बी वाले ग्रुप के पास भी था, दोनों के पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के वो थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के दो सॉल्यूशंस थे कॉपर सल्फेट के। अब उसमें आप ए में भी वो कलर हल्का दिख रहा है, बी में कलर डार्क दिख रहा है, इसमें कॉम्पोजिशन तो चेंज हो गया ना। ए में कम है कॉपर सल्फेट, बी में ज्यादा है, और दोनों ही सॉल्यूशंस है। ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, दोनों सॉल्यूशन है मगर कॉम्पोजिशन अलग है। सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशंस अलग अलग हो सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट अलग हो सकता है। अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप उसे डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हो। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट, जरा सा सॉल्यूट डाला है, सॉल्वेंट ज्यादा है। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये 3 ले लिए, ठीक है। अब आप ये समझो कि सब में मैंने 100 ml पानी लिया है। ओके, सभी में मैंने 100 ml पानी ले लिया। इसमें भी 100 ml, इसमें भी 100 ml और इसमें भी 100 ml। अब बारी आती है कुछ चीज मिलाने की। तो इसमें मैंने 1 स्पून शुगर मिलाई। वैसे लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है? एक 100 ml पानी में, नॉर्मली बता रहा हूं मैं आपको, 100 ml में एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि 4 स्पून ऑफ शुगर ऐड हो सकती है। तो मैंने क्या किया, 1 स्पून शुगर इसमें मिला दी, ठीक है। दूसरे में मैंने क्या किया, 2 स्पून शुगर मिला दी, और तीसरे में ये सी में मैंने क्या किया, 4 स्पून शुगर मिला दी, 4 स्पून शुगर। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। पहले वाले में सिर्फ 1 चम्मच मिलाई थी, इसे बोलेंगे डाइल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा कम, पानी ज्यादा। इसमें मैंने 2 स्पून मिला दी, सॉल्यूट की मात्रा भी अच्छी खासी हो गई और पानी उतना ही है। कंपैरेटिवली पानी तो उतना का उतना ही है, मैंने शक्कर ज्यादा मिला दी, इसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। और उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। 4 चम्मच की लिमिट थी, पूरी 4 की 4 मिला डाली। अब उसमें और 1 आधी चम्मच भी शक्कर डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। और वो सैचुरेटेड को भी आप कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हो, जिसमें अधिक मात्रा हो सॉल्यूट की, जिसमें ज्यादा अमाउंट हो सॉल्यूट का, हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। सो डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड जो था वो समझा दिया। बट सैचुरेटेड को हम ऐसे यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को ज्यादातर, ठीक है। सो जो हमारे ये दिए हुए हैं, देखिए यहां पे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। कैसे कंपैरेटिव टर्म्स हैं? वही एक चीज, इसमें सिर्फ 1 चम्मच शक्कर मिलाई है मैंने, और इसमें मैंने समझ लो 2 चम्मच शक्कर मिलाई है ना। अब
तीसरा एक और ले लिया, उसमें मैंने 3 चम्मच शक्कर मिलाई, है ना। अब यहां केस समझना ध्यान से, अगर मैं ए और बी का कंपैरिजन करूं, तो ए डाइल्यूट है और बी कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ए को हटा दो पूरी तरीके से, बी और सी की बात करो, बी और सी में बी डाइल्यूट है और सी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ए और एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड है ना, ये कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। एक में मैंने 4 चम्मच शक्कर डाल दी, एक में 2 डाल रखी है, तो 4 वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, 2 वाला डाइल्यूट है। अब एक में मैंने 4 डाल दी और दूसरे में मैंने 6 डाल रखी है, तो 4 वाला डाइल्यूट हो गया, 6 वाला कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा वो होगा जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो हम हमेशा कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें कम है तो ये डाइल्यूट। अब अगर इसमें ज्यादा हो गया तो ये कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें कम है तो डाइल्यूट। तो ये तो कंपैरिजन की बात है ना, किसमें ज्यादा किसमें कम। आप बोलोगे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो किसके टर्म्स में कॉन्सेंट्रेटेड है? कोई तो होगा ना जिसके टर्म्स में वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या किसी के टर्म्स में डाइल्यूट होगा। ओके, सो ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो है ये कंपैरेटिव टर्म्स होती है, कंपेयर करने के लिए कि भाई ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक्टिविटी आती है, इसमें क्या किया है, टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच एंड 2 सेपरेट बीकर्स। हमने भाई 2 बीकर लिए हैं और दोनों में 50-50 ml पानी डाल दिया, ठीक है। तो यहां भी हमने 50 ml, यहां पे भी 50 ml पानी डाल दिया। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर इन द सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूअस स्टायरिंग। एक में मैंने सॉल्ट डाला है ना, और दूसरे में मैंने डाल दिया है शुगर। तो एक में सॉल्ट और एक में शुगर मिला दिया। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. मैंने खूब सॉल्ट और खूब शक्कर मिला दी और अब डिसॉल्व हो गई। अब मैं और ऐड कर रहा हूं ना तो डिसॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब अब इनकी लिमिट पहुंच चुकी है, जितनी डिसॉल्व हो सकती थी उतनी लिमिट पहुंच चुकी है। अब हमको क्या बोला गया, इनको हीट करो। तो इनको थोड़ा हमने हीट करना शुरू किया। तो मैंने ये देखा जो नीचे शक्कर या नमक पड़ा हुआ था ना, जो अभी तक डिसॉल्व नहीं हो रहा था, हीट करने पे वो भी डिसॉल्व हो गया, हीट करने पे वो भी डिसॉल्व हो गया। अब स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, अब थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट और ऐड करना शुरू करो। अब आप ये देखो कि जो पहले टेम्परेचर पे, जो मतलब हमने जब गर्म नहीं किया था तब जो शक्कर का लिमिट थी वो कितनी थी, हमने इसमें और इसमें 4-4 चम्मच शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया, 4-4 चम्मच ऐड हो गया। हीट करने पे और 2-2 चम्मच ऐड हो गया, मतलब टोटल 6। तो पहले 4 ही डिसॉल्व हो रहा था, उसके बाद लिमिट नहीं थी, और अब 6 डिसॉल्व हो रहा है। ऐसा क्यों? तो टेम्परेचर का कहीं ना कहीं रोल है इस डिसोल्यूशन में, मतलब घोलने में, किसी चीज की सोल्यूबिलिटी में, किसी चीज को सोल्यूशन बनाने में, उसमें और सॉल्यूट ऐड करने में, इसमें टेम्परेचर का कहीं ना कहीं रोल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated. अब हमने यहां पे क्या देखना है, चलो हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद तीनों चीजों को समझते हैं। तो एक बीकर ये है, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। ओके, 3 बीकर्स मैंने ले लिए, इसमें, इसमें और इसमें। तीनों में ही मैंने 50 ml पानी डाला हुआ है, तीनों में 50 ml पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं 50 ml वाटर तीनों में है, और मैक्सिमम लिमिट, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 4 स्पून शुगर को डिसॉल्व करने की। कितनी मैक्सिमम लिमिट है? 4 चम्मच शक्कर को डिसॉल्व करने की। पहले वाले में मैंने 1 स्पून शुगर डाली, दूसरे वाले में मैंने 4 स्पून शुगर डाली, और तीसरे वाले में मैंने 6 स्पून शुगर डाली। अब ध्यान से देखिए, जो पहला केस में उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने उसकी लिमिट से कम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी, है ना। सो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने उसकी लिमिट से कम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। लिमिट थी 4 स्पून की, डिसॉल्व किया सिर्फ 1 स्पून, तो इसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने उतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया जितनी उसकी लिमिट थी,
जितनी उसकी लिमिट थी आपने उतना पूरा उसमें डिसॉल्व कर दिया। इसमें 4 चम्मच की लिमिट थी, मैंने पूरे 4 चम्मच डाल दिया। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब लिमिट ही 4 स्पून की थी तो मैंने 6 स्पून डाला। कैसे? ये 23 डिग्री सेल्सियस पे, ये 23 डिग्री सेल्सियस पे, बट इसके लिए मैंने 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 चम्मच शक्कर डाली, वो डिसॉल्व हुई। अब और 2 मिलानी है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और 2 चम्मच शक्कर और मिला दी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने लिमिट से भी ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया हो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आपने 6 चम्मच डाली, 4 चम्मच की लिमिट थी, मगर कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के। क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स दूर होंगे। जब वो पार्टिकल्स दूर होंगे तो अपने बीच में स्पेस क्रिएट करेंगे, आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में शक्कर डालते हैं, पानी डालते हैं, और उतने ही पानी में डिसॉल्व, उसको घोलते जाओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा शक्कर डिसॉल्व होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और एक गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच की जितनी स्पेस थी वो तो भरने लग गई है ना सॉल्यूट से, इसीलिए। तो स्पेस ज्यादा भर जाएगी तो थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है उसमें, ठीक है। सो ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। इसमें लिमिट से कम डिसॉल्व्ड है, इसमें लिमिट के बराबर डिसॉल्व्ड है, इसमें लिमिट से भी ज्यादा डिसॉल्व्ड है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो जितनी लिमिट थी उतना हो गया है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब एक ये अच्छी डेफिनेशन है सोल्यूबिलिटी की, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इतने अमाउंट ऑफ पानी की सोल्यूबिलिटी क्या है, मतलब उसमें और कितना घुल सकता है, तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे उस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने में कितनी चम्मच शक्कर या कितना चम्मच नमक डाला या कितना चम्मच सॉल्यूट मैंने मिलाया है, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होती है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 50 ml मिलाया था, कितनी? 4 स्पून इसकी लिमिट दी थी, तो ये 4 स्पून इसकी सोल्यूबिलिटी है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है, उसको उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, if the amount of solute contained in a solution is lesser than the saturation level, it is called unsaturated। ये समझाया हुआ है आपको अनसैचुरेटेड कि क्या लिमिट से भी कम डिसॉल्व अगर किया हो, लिमिट कितनी है 4 स्पून, डिसॉल्व कितना किया है 1 स्पून, कितने टेम्परेचर पे 23 डिग्री पे, तो टेम्परेचर चेंज नहीं किया, स्पून कम कर दी और पानी उतना का उतना रखा है, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature। अब यहां पे हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने शक्कर और नमक ले लिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिया है शुगर और यहां मैंने ले लिया सॉल्ट। अब समझ लीजिए यहां भी 50 ml पानी है और यहां भी 50 ml पानी है, ठीक। यहां पे मैंने शक्कर की 2 स्पून मिलाई हैं और लिमिट फुल हो गई, बट हो सकता है सॉल्ट की मुझे 3 स्पून मिलाना पड़े और टेम्परेचर कांस्टेंट है, 25 डिग्री का 25 डिग्री ही है, ठीक है। 25 डिग्री का 25 डिग्री ही है, बस यहां पे 2 चम्मच शक्कर आ गई, यहां 3 चम्मच शक्कर आ गई। समझ आया? मतलब यहां पे नमक 3 चम्मच नमक है, यहां 2 चम्मच शक्कर है। तो वही बात है कि भाई आप कंपोनेंट चेंज कर रहे हो तो उनकी सोल्यूबिलिटी भी बदल जाएगी, जितना वो स्पेस ले रहा होगा उसके हिसाब से उसकी सोल्यूबिलिटी, और ये इसके पार्टिकल्स कितनी स्पेस ले रहे होंगे उसके हिसाब से इसकी सोल्यूबिलिटी। तो दोनों की सोल्यूबिलिटीज में डिफरेंस है, पानी उतना ही है, टेम्परेचर फिक्स रखा है, बट सब्सटेंस का अमाउंट अलग अलग डिसॉल्व हो रहा है। ओके, सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिफरेंट, वो डिपेंड करेगा कि मतलब कितना वो कौन सा सब्सटेंस हमने लिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है।
ये उसकी डेफिनेशन है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आगे ये फॉर्मूले हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या तो कितने सॉल्यूशन, मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कितना है, एक तरीका ये है, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड किया है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन के ये दो फॉर्मूले हैं जो आप जिससे उनके कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो कि भाई इतना कॉन्सेंट्रेशन इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 40 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया किसमें, 360 ग्राम्स वाटर में, 360 ग्राम्स वाटर में। तो हम इसका कैसे निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है सॉल्ट, 40 अपॉन अब अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के डाला जाता है, तो 40 अपॉन 40 प्लस 360 कितना हो गया 400। तो देखिए यहां से ये डिवाइड हुआ, ये हो गया 1 अपॉन 10 विच इज 0.1, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, दिस इज 0.1। क्लियर हुआ? आगे और दूसरे तरीके भी हैं उसके सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए। पहला आता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज। आपने सॉल्यूट का भी मास ले लिया, सॉल्यूशन का भी मास ले लिया, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। ओके, एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो डिफरेंस कहां है, यहां मास बाय मास है क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास मैंने लेके रखा है। और अगर हम बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंट की, तो सॉल्यूट का मास लिया है मगर सॉल्यूशन को मैंने वॉल्यूम में लिया हुआ है। क्वेश्चन में जैसा दिया हो वैसे आपको मेंशन्ड होता है, हमेशा क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है मास बाय मास परसेंट निकालो या मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालो, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इंटू 100 करना मत भूलिएगा, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना जरूरी है। ओके, सो दीज आर द वेज टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके न्यूमेरिकल्स को आगे क्वेश्चंस में देखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा नया मिक्सचर सस्पेंशन। सो सस्पेंशन क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म हो। सो इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क मीडियम। क्या होता है इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व ही नहीं होते। जैसे चॉक पाउडर, आटा डाल दो पानी में, मिट्टी डाल दो पानी में, रेत डाल दो पानी में, ये चीजों को पानी में मिलाओगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी में। इनको बोलते हैं सस्पेंशन। सो हेट्रोजीनस, आपको पानी अलग दिख रहा है, चॉक पाउडर अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, और हमारा आटा अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, रेत अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, मिट्टी अलग दिख रही है, तो अलग अलग दिख रहा है तो हेट्रोजीनस। और वो डिसॉल्व नहीं होते, वो क्या होते हैं सीधा सीधा पानी में बल्क में पड़े रहते हैं। ठीक है, सो दे आर सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ऐसे ही पड़ा रहता है बल्क में। ठीक है, आगे पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। नेकेड आई से विजिबल होते हैं। रेत मिट्टी पानी, रेत मिट्टी चौक आटा ये डालोगे तो आपको आंखों से दिखेगा वो डला हुआ, तो वो हमेशा विजिबल है नेकेड आई से। इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनस डन, सीन बाय नेकेड आईज डन। अब particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। अभी जो सस्पेंशन होता है इसमें, क्योंकि अब रेत मिट्टी पानी ये सब तुम इसमें मिलाओगे तो क्या होगा भाई, उसके पार्टिकल्स तो होंगे ना, उसके पार्टिकल्स तो होंगे, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे। तो अगर आप टॉर्च की लाइट मारोगे तो उसकी बीम ऑफ लाइट जो होगी ना वो यहां विजिबल होगी। मैंने आपको बताया था ना कि लाइट के रास्ते में जो भी आता है लाइट उससे टकराती है और स्कैटर करती है खुद को। जब वो स्कैटर होती है तो वो आपको विजिबल कराती है उसका रास्ता, तो मुझे बीच में भी रास्ता विजिबल होगा। ओके, आगे द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप सस्पेंशन को बिना छेड़े छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, उसको टच नहीं करोगे, तो थोड़ी ही देर में उसके पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स जो हैं जो दिख रहे हैं ये सेटल हो जाएंगे, भारी होते हैं, बड़े होते हैं तो सेटल हो जाते हैं। ओके, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप आराम से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इनको सेपरेट कर सकते हो। क्यों? पार्टिकल साइज बड़ा है, फिल्टर पेपर पे अटक जाएगा। ओके, नेक्स्ट
When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. और जब आप ये देखोगे कि पार्टिकल्स जो हैं उसके वो सेटल होने लगे, थोड़ी देर में पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे, है ना, थोड़ी देर में पार्टिकल्स सेटल होके पूरे नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। तो अब ऊपर का एरिया तो क्लीन हो गया क्योंकि पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए, तो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब तक होगी जब तक ये पार्टिकल्स तैर रहे हैं, जैसे ही थोड़ी देर में ये सेटल हो जाएंगे स्कैटरिंग बंद हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का मिक्सचर कोलॉइड। अब ये कोलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मीडियम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, है ना। जैसे कोलॉइड में क्या हो, सस्पेंशन में हमने क्या देखा था, थोड़ी देर में वो सेटल हो जाएंगे। कोलॉइड में ऐसा नहीं होता। कोलॉइड के पार्टिकल्स का जो साइज होता है, जो कोलॉइड के पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। यहां सॉल्यूशन है, यहां सस्पेंशन है, ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे हैं, इनके बीच में आते हैं कोलॉइड इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के बीच में पार्टिकल साइज जो है वो कोलॉइड का आता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ओके, सो द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये है, तो पूरे जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होंगे ना वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे, ठीक है। अब पार्टिकल साइज जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो देखने में तो ये ऐसा लगता है कि होमोजीनस है, बट ऐसा होता नहीं है। ये होमोजीनस लगता है, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनस, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस, इट इज नॉट होमोजीनस। सो ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स इट अपीयर्स टू बी होमोजीनस, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क के पार्टिकल्स हमें वैसे दिख नहीं रहे हैं और वो इतने अच्छे से मिले हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, बट मिल्क में पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो मिल्क में हमेशा प्रेजेंट है। तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, जिसमें मीडियम में पानी है मगर उसमें फैट्स और प्रोटीन्स के पार्टिकल्स तैर रहे हैं, जिसने उसको व्हाइट बना रखा है। तो ये दिखता तो होमोजीनस है, मिल्क एकदम ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखेगा, बट वो होगा हेट्रोजीनस, उसके पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं है, ठीक है। आगे, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, आप आंखों से तो उन्हें नहीं देख सकते, ओके, बट ये पार्टिकल्स जो है ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। देखो लिखा हुआ है स्कैटर बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे ही आप यहां से एक टॉर्च की लाइट मारोगे, वो लाइट यहां पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। इनका पार्टिकल साइज इतना तो है कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और कंटिन्यूस करते हैं, क्योंकि ये सेटल तो होते ही नहीं है। क्या मिल्क को ऐसा आपने एक ग्लास दूध को डाइनिंग टेबल पे रख के छोड़ दिया तो थोड़ी देर में नीचे फैट्स और प्रोटीन्स नीचे मिलेंगे, पानी ऊपर मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक जैसा मिला होता है। वो कर्ड में होता है, वो चीज अलग है, मिल्क में तो ऐसा नहीं होता। तो मिल्क में वो पार्टिकल्स जो है वो हमेशा बीच में मीडियम में तैरते रहते हैं। ओके, सो these particles can easily scatter a beam of light. This scattering of beam of light is called Tyndall effect, और इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे टिंडल इफेक्ट पड़ गया, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल्स, इसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप एक ग्लास दूध ले लो और एक पतला सा टॉर्च ले लो जिसकी बीम पतली हो, कमरा अंधेरा करो और दूर से ऐसे बीम ऑफ लाइट मारो उस पे, तो आपको दूध के बीच में से ऐसा बीम ऑफ लाइट दिखेगी। ठीक है, बीम ऑफ लाइट दिखेगी, तो ये है कोलॉइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल देखिए, अब ये जो है ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में देखिए बीम ऑफ लाइट बीच में नहीं दिख रही है, बट ये कोलॉइड है, दिस इज कोलॉइड। इसमें आपको देखिए बीम ऑफ लाइट बीच में भी ये पूरी दिख रही है। ओके, so path of light becomes visible in colloid and not in solution. आगे, Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. ये मैंने आपको बताया था, कमरे में एक पतली सी लाइट आती है तो Tyndall effect उसके बीच में पार्टिकल्स ऐसे मूव करते दिखते हैं। This happens due to scattering of light by the particles of dust or smoke in air. हवा में जो स्मोक या डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण ये बीम ऑफ लाइट हमें दिखने लगती है, स्कैटरिंग होती है। Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. जो घने जंगल का ऊपर का वो जो पूरा झाड़ होता है ना, कैनोपी,
उसमें से बीच बीच में जो गैप्स होते हैं ना, उसमें से छन छन के जो धूप निकल के आती है नीचे, उसमें भी वो टिंडल इफेक्ट हमें दिखता है। जंगलों में ये देखने के लिए मिलता है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। वहां घने जंगलों में छोटे 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 वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसे मिस्ट बोलते हैं। मिस्ट आपने देखा होगा ना, कुछ स्प्रेज आते हैं, स्प्रे करोगे तो वो बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो हवा में तैरते रहते हैं, मिस्ट। तो अगर वो आप मिस्ट को देखोगे तो वो मिस्ट जो है वो पार्टिकल्स की तरह वर्क कर रहा है, मिस्ट बोलते हैं उसे, MIST। जब धूप आएगी तो उसके लिए पार्टिकल का काम करेंगे, जैसी लाइट आके टकराएगी वो स्कैटर होगी, तो हमें बीम ऑफ लाइट विजिबल होती है। ये वो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, ऑलमोस्ट हमने कोलॉइड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, बट एनसीईआरटी में एक ऑर्डर में दिया हुआ है तो हम फिर से देख लेते हैं। हेट्रोजीनस, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। बहुत छोटा है, इन नेकेड आई से तो नहीं दिखता, ठीक है, बट वो इतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। ये सेटल नहीं होता अगर आप इसे छोड़ दो, तो ये काफी हद तक स्टेबल होता है। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Filtration की प्रोसेस से आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, बट एक स्पेशल तरीका है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें एक मशीन आती है, या आप मशीन भी जाने दीजिए। आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना है, मिल्क भी तो कोलॉइड होता है, तो आप क्या करते हैं, हम लोग उसमें मथनी डालते हैं और उसको ऐसे तेजी से घुमाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक हमने दूध का भगोना ले लिया, ये दूध के भगोने में हमने उसको डाला, वो कुछ ऐसी एक लकड़ी का स्ट्रक्चर दिखता है और इसको हम ऐसे करके घुमाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब बहुत हाई स्पीड पे हम घुमाते हैं ना, तो जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स के मास के बेसिस पे उन्हें अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में वही होता है कि किसी भी चीज को बहुत हाई स्पीड पे घुमाना। जब वो हाई स्पीड पे घूमेगा तो जो भारी वाली चीजें होंगी वो नीचे और जो हल्का होगा वो ऊपर। तो जो क्रीम होता है वो हल्का होता है, तो वो दूध में ऊपर आ जाता है और बाकी जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, वो भारी नीचे के नीचे ही रहते हैं, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से आप कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। इसीलिए जब भी ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड एक कोलॉइड है, ये चीज का ध्यान रखना। जब भी आप पैथोलॉजी लैब जाते हो ब्लड का टेस्ट कराने, तो वो ब्लड के सैंपल को लेते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। उसमें वो ब्लड के सैंपल को लगा देते हैं, फिर उसे बहुत तेज स्पीड पे घुमाते हैं, तो उसमें जो भारी चीजें होती हैं वो हमारे ब्लड में, ये मैंने सैंपल को लगाया हुआ है इस तरीके से, ये ढक्कन है उसका, तो जो भारी चीजें हैं वो नीचे आ जाती हैं, थोड़ी हल्की ऊपर, थोड़ी और हल्की उसके ऊपर, अलग अलग लेयर्स में चीजें भारी से हल्के की तरफ अरेंज हो जाती हैं। तो यहां सबसे भारी, फिर और हल्का, फिर और हल्का, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से आप आराम से कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। यहां आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और बता दें कि आप कभी भी देखोगे कि कोई भी पार्टिकल जो है ना वो मूव करता है, या वो धूप जो आ रही है एक अंधेरे कमरे में, बीच में एक बीम ऑफ लाइट, उसमें अगर आपने सोफे पे या बिस्तर पे बहुत जोर से एक हाथ मारा तो उससे डस्ट उड़ी, वो डस्ट जो उड़ेगी वो आपको ऐसे मूव होते हुए पार्टिकल्स दिखेंगे। वो पार्टिकल्स कभी भी है ना ऐसे मूव नहीं करते, वो पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं, इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग मोशन, और इस जिग जैग मोशन को हम नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट ब्राउन वही है जिनने सेल, आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर 5th चैप्टर, उसमें भी आप सेल चैप्टर में पढ़ेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के। ओके, सो ही इज द सेम पर्सन हु हैज आल्सो डिस्कवर्ड द जिगजैग मोशन, एंड उन्हीं के नाम पे इसको ब्राउनियन मोशन नाम दिया गया है। तो जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ऐसा मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वो यूं नहीं घूमता है, एक्चुअल में वो ऐसा घूम रहा होता है, ऐसा घूम रहा होता है, पर वो इतना स्पीड में होता है कि हमें ऐसा लगता है वो यूं घूम रहा है पार्टिकल। ओके, सो चलिए आते हैं अब हमारे कंटेंट पे वापस कि जैसे कि एक सॉल्यूट के दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, वैसे ही एक कोलॉइड के भी दो पार्टिकल्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी, है ना। कोलॉइड के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। सो ये जो डिस्पर्स्ड फेज होता है,
ये जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना सॉल्यूशन में, तो वैसे सॉल्यूट के बराबर में ही आप समझ लो डिस्पर्स्ड फेज को, और सॉल्वेंट के बराबर में आप समझ लो डिस्पर्शन मीडियम को, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, सो सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्वेंट डिस्पर्शन मीडियम। मीडियम क्या है? वो जो बल्क है, तो जो बल्क है वो मीडियम है और उसमें जो पार्टिकल्स तैर रहे हैं उनको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। तो मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क में पानी मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम इज पानी, और उसमें फैट और प्रोटीन के पार्टिकल्स तैर रहे हैं, वो जो व्हाइट व्हाइट दिखता है वो फैट और प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, वो हो जाएंगे डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज जो थोड़ा है और मीडियम में तैर रहा है, और मीडियम वो है जो बल्क में है और फेज को खुद में तैरा रहा है, तो दिस इज मीडियम, दैट इज फेज। ओके, ये दो कंपोनेंट्स कोलॉइड के होते हैं। अब the solute like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase। देखो बोला था जो solute like होता है, and the component in which the dispersed phase is suspended, और जिसमें वो dispersed phase पड़ा हुआ है उसको dispersing medium या dispersion medium बोला जाता है। Okay, next, colloids are classified according to the state of the dispersion medium and the dispersed phase। a few common examples are, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एक टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है, चलिए उस टेबल को पढ़ते हैं। उसको याद करना जरूरी है, वो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसी जगह जहां ये डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्शन मीडियम है, ये उसका टाइप है और ये उसके एग्जांपल है। चलिए देखिए, सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम गैस, मतलब फेज है लिक्विड और मीडियम है गैस, उसमें टाइप हो जाएगा एरोसोल, उसका नाम है एरोसोल, और उसके एग्जांपल है फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल है उसके। फिर सॉलिड है डिस्पर्स्ड फेज, गैस है डिस्पर्शन मीडियम, टाइप है एरोसोल, इन दोनों को एरोसोल बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां सोल वर्ड यूज हुआ है ना, कोलॉइड को सोल बोला जाता है, कोलॉइड को सोल बोला जाता है। ठीक है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, वो जो धुआं निकलता है ना गाड़ियों से, ये एग्जांपल हो गए सॉलिड फेज और गैस मीडियम। ओके, फिर गैस फेज और लिक्विड मीडियम के एग्जांपल हो गया फोम और शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम आती है उसमें फोम आता है, वो उसका एग्जांपल। फिर लिक्विड हो गया फेज, मीडियम हो गया लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड दोनों, वो भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो हो गया नाम इमल्शन, एग्जांपल है मिल्क या फिर फेस क्रीम। ओके, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, टाइप हो गया सोल, इसको सिर्फ सोल बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, मड जो कीचड़ है वो, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डालते हो ना तो वो पूरी तरीके से घुलता नहीं है, वो कोलॉइड बना लेता है, तो इसके पानी में मिक्सचर को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम दिया जाता है। पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो ये सही करने में मदद करता है, MgOH whole twice इन वाटर, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ओके, आगे डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, टाइप इज फोम, इसे फोम बोला जाता है, एग्जांपल है फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस। प्यूमिस समझते हो क्या होता है? प्यूमिस स्टोन आता है जिससे एड़ियां और कोहनी घिसते हैं ना नहाते टाइम, तो वो जिस पत्थर से घिसते हैं उसे प्यूमिस स्टोन बोलते हैं, उसमें बीच बीच में एयर गैप्स होते हैं। ठीक है, तो गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, उसमें एयर गैप्स हैं और वो सॉलिड है। ओके, इसका नाम है फोम, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस स्टोन। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद वो प्यूमिस एक्चुअली वो झाग होता है। अब उस झाग को, वो जो झाग निकल के आया है ना, उस झाग को आप अलग से रख के उसे सॉलिडिफाई कर दो तो वो प्यूमिस स्टोन बन जाता है। तो वो प्यूमिस स्टोन का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जिससे वो एड़ी पैर की और ये कोहनियां घिसी जाती हैं। ओके, सो प्यूमिस इज दैट मटेरियल और उसको हार्डन करके स्टोन बना लिया जाता है। ठीक है, फिर लिक्विड इन सॉलिड। अब एक चीज देखिए, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, इसका नाम है जेल, बड़ा फेमस, जेली, चीज और बटर, ये उसके एग्जांपल्स हैं। सॉलिड, सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड, टाइप हो गया सॉलिड सोल, सॉलिड का कोलॉइड, और कलर्ड जेमस्टोन्स और मिल्क ग्लास। कलर्ड जेमस्टोन्स अपने जो रंग बिरंगे रत्न होते हैं, रत्न, चमकीले पत्थर, वो एग्जांपल्स हैं इसके। बट आपने एक चीज देखी होगी यहां पे हर जगह, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, देखो सॉलिड सॉलिड साथ आ गया,
लिक्विड लिक्विड साथ आ गया, पर कहीं भी आपको गैस गैस साथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एक गैस दूसरे गैस से जनरली मिक्स होती है ना तो वो कोलॉइड नहीं बनाती, वो सीधा सोल्यूशन ही बनाती है ना। तो गैस गैस हमेशा सोल्यूशन बनाता है, इसलिए कहीं भी आपको गैस गैस का कॉम्बिनेशन देखो नहीं मिला है, ठीक है। सो टू गैसेस व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म सोल्यूशन, अ यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड नॉट कोलॉइड, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अपने वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब पे चैनल पे देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में, वैसे तो आप अगर उसके ऊपर क्लास 9th एक केमिस्ट्री एग्जाम्पलर डालेंगे तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आ जाएंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे सारे ऑर्डर्स में सारे जो वीडियोस है वो ऑर्डर में दिए हैं। बट अगर प्लेलिस्ट में आपको फिर भी ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो बेस्ट है www.magnetbrains.com डालिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, यहां एग्जाम्पलर सर्च कीजिए। जैसे ही एग्जाम्पलर सर्च करेंगे आपके सामने पूरा एग्जाम्पलर की सीरीज ओपन हो जाएगी। ओके, अब एग्जाम्पलर की सीरीज ओपन होने के बाद देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 9th की केमिस्ट्री का मेंशन्ड है। अब 9th की केमिस्ट्री में वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ कोर्स की डिटेल्स दी हैं और यहाँ चैप्टर्स दिए हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर चल रहा है, वो यहाँ पे आपको मेंशन्ड दिखेगा पहले से ही, ठीक है। अब आपको जो चैप्टर देखना है आप उस पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा। ड्रॉप बॉक्स में सारे वीडियोस एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में होंगे, सबके आगे वॉच नाउ लिखा होगा। वॉच नाउ पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपका वीडियो ओपन होगा, आप प्ले करके आराम से वीडियो को देख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक ऑनलाइन आपको पूरा एजुकेशन 100% फ्री में दे रहा है। यहां पे आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक सारी ये चीजें हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के साथ। 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है। यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, so that together we can improve the quality of education। and Magnet Brains के साथ बने रहिए for part 3 of Is Matter Around Us Pure। Thank you।